नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आपको और आपके तमाम दर्शकों को। जय हिंद सर। सर, पीएम मोदी का तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी देशों के बीच में होड़ मची हुई है कि वो अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दे दें। अभी देखिए, नामीबिया ने भी उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। लेकिन आपको लगता है कि ब्राजील ने जो सम्मान उनको दिया वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था? क्योंकि यहाँ का लुटियन गैंग जो है वो तो ब्राजील के प्रेसिडेंट के बड़े गुणगान गाते थे। अंजू देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या होता है कि जो जो लोग बहुत कम, जो ओछी सोच रखने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष प्रेसिडेंट बन के ब्राजील का आ गया तो वो उनकी विचारधारा का हो जाएगा या उनके समझ का हो जाएगा। देखिए, ये लोग जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े देशों के, ब्राजील बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश का जो प्रेसिडेंट है उसको पता है कि दुनिया में सही क्या है, दुनिया में क्या बात हो रही है, किस देश के साथ किस प्रकार से डील करना है, किस नेता के साथ किस प्रकार से डील करना है। अंजू, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी का जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो उनका कद है वो बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये उनको 27वां सम्मान अभी नामीबिया में मिला है। और ब्राजील से कई लोगों को उम्मीद रही होगी कि ब्राजील के, क्योंकि लुला वहां के प्रेसिडेंट जब बने थे तो उनसे कुछ जैसा कि आप बता रहे थे कि जो जो इस प्रकार की सोच वाले हैं उन लोगों को उम्मीद थी। राणा अयूब जैसे लोगों को लग रहा था कि उनके उनकी उनकी विचारधारा वाला एक व्यक्ति आ गया और उनको लग रहा था कि यहां से आज वही ब्राजील। मैं इसलिए कह रहा हूं ब्राजील क्योंकि ये कोई नेता या कोई इंडिविजुअल सम्मान नहीं देता, ये एक राष्ट्र ने सम्मान दिया है एक दूसरे राष्ट्र के प्रधान को। और इसीलिए हर सम्मान की प्राप्ति के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि मैं पूरे देश के 144 करोड़ लोगों के बिहाफ पर इसको हम्बली, इस सम्मान को एक्सपेक्ट कर रखा हूं। ये सम्मान एक महान नेता को मिला है, ये सम्मान एक देश के इस प्रकार के व्यक्ति को मिला है जिसकी कि आज पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि एकमात्र दुनिया का लीडर है हमारा देश, एकमात्र दुनिया का देश है जो जुलाई में रूस जा सकता है, अगस्त में यूक्रेन जा सकता है, सितंबर में फ्रांस जा सकता है, रूस से S-400 खरीद सकता है, फ्रांस से रफेल खरीद सकता है, अमेरिका से चिनूक खरीद सकता है, तेल ईरान से ले सकता है और फिर भी कोई सैंक्शन नहीं लग सकते। ये भारत के नए भारत की तस्वीर है, ये भारत के नेतृत्व की पहचान है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को जरा से एक सत्ता परिवर्तन से या जरा से एक व्यक्ति के आने से गलत प्रकार की उम्मीदें हो जाती हैं, होप्स, आपने कहा, दोस होप्स हैव बीन डैश्ड। अब एफएटीएफ ने जो राज खोला है कि पुलवामा हमले के दौरान जो आरडीएक्स था उसके लिए केमिकल्स ई कॉमर्स के जरिए मंगवाए गए थे। आतंकवादियों ने बहुत सारे मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया। सर, ये सब कुछ एफएटीएफ बता रहा है, तो ऐसे में तो ग्रे लिस्ट में तुरंत डालना चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल अंजू, मैं थोड़ा एक कदम और आगे जाऊंगा। ग्रे नहीं, ब्लैक। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई। देखिए, आप अगर इस रिपोर्ट को ध्यान से अगर हमने देखा हो तो उसमें दो तीन बातें बिल्कुल उभर करके सामने आई हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं एक टेररिस्ट, और ये वही नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। ये जो टेररिस्ट जिन लोगों ने ये आरडीएक्स लाया या वो एल्यूमिनियम का जो उन्होंने खरीदा अमेजोन से, वो तमाम चीजें जो हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से और इस प्रकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का एक्सप्लॉइटेशन करके वो लोग ये काम कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक लार्ज स्केल ट्रांसशिपमेंट अक्रॉस बॉर्डर आरडीएक्स का, या आरडीएक्स नहीं कहा उन्होंने, एक्सप्लोजिव का है, एक्सप्लोजिव का हुआ है। ट्रांस बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट एक्सप्लोजिव का कहां से हुआ है, इसमें कोई संदेह है किसी को? कोई संदेह नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर कल्पेबिलिटी पाकिस्तान की निकल करके सामने आई है। और जो लोग पकड़े गए हैं उसके बाद जिनको एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया है, सब ने ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। जो जम्मू में कंप्लेंट, इनके जो चार्जशीट इनके खिलाफ बनी है उसमें मौलाना मसूद अजहर का नाम है, उसमें उनके दो भाइयों का नाम है और 15 और लोगों के नाम है।
ये तमाम चीजें निश्चित रूप से इस बात को दिखाती हैं। वो जो दो लड़के पकड़े गए हैं, एक वो लड़का जिसने की ई प्लेटफॉर्म से कई तरह के केमिकल्स मंगाए और उनको खुद वो ट्रांसशिप करता था पर्सनली। उसने कहा है कि मैं पर्सनली जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के पास ये अपने ये सामान लेके जाता था जो कि आईईडी बनाने में काम आते हैं। और वो व्यक्ति जिसने गाड़ी खरीदी जिसमें आईईडी का पुलवामा के ऊपर अटैक किया गया, वो मारुति एको या कोई जिस प्रकार की वैन थी कोई जो उसने खरीदी थी। तो ये तमाम चीजें, और उसको कहां से पैसा उसके आकाओं से आ रहा है, कांटेक्ट में लगातार वो जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान में है। तो ये बिल्कुल इस बात को विदाउट ए डाउट दर्शाता है। उसके अलावा एफएटीएफ ने पहलगांव की बात भी करी है और पहलगांव में भी उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के जो हमले हैं वो जब तक जबरदस्त फंडिंग कहीं से नहीं आए नहीं हो सकते। साफ साफ उन्होंने कहा है कि इसके लिए, इस तरह के एक्ट के लिए फंड पाकिस्तान से, नाम लिए बगैर पाकिस्तान से आया है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान अभी पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट होने के लिए क्वालिफाइड है। आप ग्रे की बात कर रही हैं, मैं ब्लैक, कम से कम ग्रे लिस्ट में तो इमीडिएटली पाकिस्तान को डाला जाना चाहिए। उसके अलावा मैं बताता हूं कि जिस प्रकार से उनके नेताओं ने, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, अब पुराने एक्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बिलावल ने क्या स्टेटमेंट दिया है, बिलावल ने क्या इंटरव्यू दिया है अल जजीरा को, उसके पहले उनके रक्षा मंत्री ने क्या बोला अजीज साहब ने। तो ये तमाम चीजें सब, वो कह रहे हैं हम 30 साल से टेररिज्म कर रहे हैं एट योर फॉर यू। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर यू? आप टेररिज्म कर रहे हैं फॉर एनीबडी डज नॉट मैटर। आप टेररिस्ट हैं। परवेज मुशर्रफ ने कहा था उसामा बिन लादेन इज अ हीरो, ही इज आवर हीरो। उसने कहा था हक्कानी इज आवर हीरो। और वो उसामा बिन लादेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे दुर्दांत आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड फॉर अमेरिका, 9/11 का सूत्रधार, उसके लिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है कि वो हमारा हीरो है। तो ये उसके बाद भी अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, उसके बाद भी आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है फिर एफएटीएफ की भी एफिकेसी के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता है। लेकिन इतने रेवोल्यूशंस हो चुके हैं कि पाकिस्तान ट्रूली क्वालिफाइज टू बी ब्लैकलिस्टेड। सर, एफएटीएफ की रिपोर्ट जो है पुलवामा को लेकर और गोरखनाथ मंदिर पर भी जो धमाके करे थे आतंकवादियों ने, उससे भी जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार ने खुद अपने सैनिकों को मरवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल संजू, बिल्कुल सही तमाचा है। देखिए, ये जो लोग जिनको को समझते नहीं है, आप मेरे को एक बात बताएं बिल्कुल साफ शब्दों में। ये तो एफएटीएफ की रिपोर्ट तो अब आई है। अगर पहले भी आपने ये कहने का प्रयास किया कि ये हमने स्वयं करवाया है, तो किसने किया? आप क्या कह रही हैं मेरे को कि सीआरपीएफ बिक गई? सीआरपीएफ ने अपने खुद के, क्योंकि जब इस तरह से कॉन्वॉय चलते हैं तो रोड ओपनिंग का, उन कॉन्वॉय को सेफली ले जाने की जिम्मेदारी उस जो फोर्स है उसकी खुद की होती है, या जो रोड ओपनिंग के लिए फोर्सेस होती हैं उनकी होती है। तो ये उनके विचार से उनको ये लग रहा था कि एक व्यक्ति को इलेक्शन जितवाने के लिए सेनाएं बिक जाएंगी, सेनाएं अपने आप के ऊपर हमले करवा लेंगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा लो थिंकिंग वाली कोई बात दुनिया में हो नहीं सकती। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं भी आगे बढ़ने का कोई हक होना चाहिए। दूसरी बात, ये एफएटीएफ की रिपोर्ट ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है, और ये मैं आपको बता दूं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इसको एक स्कैंडल के तरह प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय सेनाओं ने अपने खुद के जवानों को मरवा करके एक व्यक्ति को इलेक्शन जिताने में मदद करी। इससे ज्यादा घटिया सोच मुझे लगता नहीं है। वही सेना है जो हमेशा सेना जो देश की सेवा करती चली आ रही है, उसके ऊपर आप इतना बड़ा आक्षेप लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने आप इतना बड़ा हादसा करवा दिया? कम ऑन। तो ये मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ निकल करके सामने आ गया है, और ये भी बिल्कुल साफ बता दिया गया है कि ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट जो एक्सप्लोजिव का है वो हुआ है, और इसमें अभी मुझे लगता नहीं कि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई संशय होना चाहिए
कोई उनके दिमाग में कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसमें पाकिस्तान का हाथ था। एक और मैं बात बताता हूं, देखिए पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं ना, इनकी एक बड़ी भारी खासियत है कि आज अभी पहले तो एक दिन पहले दिन ही उन्होंने, फजलुर रहमान ने कह दिया था कि मैंने कराया, टीआरएफ ने, फिर वो पलट गए क्योंकि वहां पिटाई होनी शुरू हो गई उनकी जब वो पलटे। लेकिन पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके कभी कभी एकदम से ये घुमड़ घुमड़ के आता है, और ये आप देखना विद इन अ ईयर और टू हम दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर, कोई ना कोई पाकिस्तान का लीडर या पाकिस्तान का मिलिट्री कमांडर कह देगा कि भाई पहलगाम तो मैंने करवाया था, वो क्रेडिट ले जाएगा। अब भी एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले पाकिस्तान के एक एयर वाइस मार्शल ने कह दिया था कि वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा, मतलब हमने पुलवामा में टैक्टिकल कामयाबी बहुत जबरदस्त तरीके से हासिल करी। वी डिस्प्ले टैक्टिकल ब्रिलियंस, इसका मतलब उन्होंने साफ कह दिया था कि पुलवामा हमने करवाया है। तो उसके बाद और एफएटीएफ की इस रिपोर्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई संदेह होना चाहिए। पूरे देश में हर एक को यह मालूम होना चाहिए कि कोई किसी प्रकार का संशय या कोई किसी प्रकार की गलतफहमी इसके बारे में न पाली जाए। ये पूरा पाकिस्तान का एक किया हुआ कृत्य था जिसका हमने जवाब जाकर के उनके अंदर एयर स्ट्राइक करके दिया। पर सर आप याद कीजिए, उस वक्त भी तो वो जो फवाद चौधरी पाकिस्तान का मंत्री हुआ करता था, उसने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने पुलवामा करवाया है, लेकिन हमारे देश के अंदर एक जमात है, लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही थी, उनको उस पर भरोसा नहीं आ रहा था। वो जीत से बौखलाए हुए थे कि कैसे लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बीजेपी जीत गई थी। पर सर ये जो नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिनकी पोल पट्टी भी खुल जाती है, उनके मुंह बंद करने के लिए भी तो कोई नियम होना चाहिए कि आप अपने देश को बदनाम करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए एक ये जो डेमोक्रेसी होती है, सॉफ्ट डेमोक्रेसीज जो होती है ना, वो सॉफ्ट डेमोक्रेसीज का ऐसे लोग जिनकी की विचारधारा नेगेटिव होती है, जिनकी की विचारधारा राष्ट्र विरोधी होती है, वो लोग उसका गलत लाभ उठाते हैं। ये भारत की डेमोक्रेसी मैं हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मेरे को कई दफा मेरे फादर बताया करते थे कि एसेंशियल इविल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये भी एक डेमोक्रेसी का एसेंशियल इविल है। एसेंशियल इविल कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं एंड देन गेट अवे विद इट। तो मेरा ये मानना है कि जो सच जब सामने आ गया, पाकिस्तान के मंत्री ने कह दिया, पाकिस्तान के एयरफोर्स अफसर ने मान लिया, और अब एफएटीएफ ने उसको सत्यापित कर दिया। उसके बाद जिसने भी इस बारे में इस तरह की अफवाह उड़ाने का प्रयास किया था, उसको जनता, मैं और आप, हमें करना पड़ेगा उनको रिजेक्ट, और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी आप कितना भी बड़ा कानून बना लें, कई कानून हैं, कई मामलों में तमाम लीडर जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बाहर हैं जेलों से और बेल पे घूम रहे हैं, कई चार्जेस में जेल होना चाहिए था, बेल पे हैं आज की तारीख में। तो ये सिस्टम इस प्रकार का है कि जो सॉफ्ट डेमोक्रेसीज हैं वो अलाउ करती हैं इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कुछ भी कहें करें और गेट अवे विद इट। इसका जवाब कायदे कानून सारे हैं, लेकिन उनसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इसका जवाब हमारी पब्लिक को देने की आवश्यकता है। और उसमें आपके जैसे लोग, इनका परसेप्शन, जो सही परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, परसेप्शन को सही करना, ये मैं कह रहा हूं कि जो परसेप्शन लोगों का है उसको सही करें। और जो इस प्रकार की उंगली सेनाओं के ऊपर उठा रहे हैं, जो सेना से प्रमाण मांग रहे हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम लोगों को करने की आवश्यकता है। सर वो लोग तो अभी भी सवाल उठा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, वही लोग थे ना जो पूछ रहे थे कितने राफेल गिर गए, वही है ना, वही लोग जो सेना के चीफ को दलाल कह रहे थे। आप भूल गए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये विपक्ष हमारे सेना के लिए करता रहा है सर। लेकिन सर एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर एक्सप्लोसिव्स को ले जाया गया। सर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब यहां आए एक्सप्लोसिव बाहर से, दूसरी तरफ से,
तो यहाँ पर बैठे हुए आकाओं ने भी, स्लीपर सेल ने भी तो मदद की होगी, उनको भी तो पहचानने की अब जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ठीक कह रही हैं। देखिए, ये इकोसिस्टम, ये पिछले 8 दशकों में लगातार उन्होंने काम करके ये इकोसिस्टम तैयार किया है। आपको मैं याद दिलाता हूं परवेज मुशर्रफ के उस स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ताकत हमारी सेना नहीं है, हमारी ताकत हमारे एटम बॉम्ब नहीं है, हमारी ताकत हमारी ये नहीं है, हमारी ताकत है भारत में बैठे हुए हमारे लोग। तो वही ताकत चीन की है, जो इकोसिस्टम भारतवर्ष में इतने समय से उन्होंने बनाया है, वो इकोसिस्टम जो है उनको मदद करता है। ये इकोसिस्टम भारत के हर लेवल पे घुसा हुआ है। पॉलिटिकल लेवल पे इसमें ऐसे ऐसे उनके लोग हैं, डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेटिक में उनके लोग हैं, हर हर जगह जगह उनके लोग हैं। आप देखिए कितने किस प्रकार से कौन कौन पकड़ा जा चुका है। कोई ज्योति मल्होत्रा की कमी नहीं है भारतवर्ष में। ये जो इकोसिस्टम है ये अभी का नहीं है। 1953 के मैं बता सकता हूं कि पहली बार जो नागा रिबेल्स का उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहां पर उन्होंने कैंप चला रहे थे। तो ये नई चीज नहीं है। उनका जो इकोसिस्टम भारतवर्ष में बना हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सालों में क्रिएट किया है, वो उनकी मदद करता है। तहावुर राणा ने कहा कि 10 बार हेडली साहब भारतवर्ष में आए, उन्होंने 5-6 सिटीज की रेकी करी। उन जगहों जहां जहां गए वहां कहीं ठहरे होंगे, किसी ने गाइडेंस दी होगी, किसी ने खाना पीना दिया होगा, किसी ने सिक्योरिटी दी होगी। वो पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग है हर डिपार्टमेंट में, रेलवे, हर जगह है वो लोग। तो इसको पकड़ने का काम बहुत जरूरी है। इस इकोसिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अभी आपको एक और लेटेस्ट रिपोर्ट में बताता हूं, शायद आपने देखी होगी कि तुर्की अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर में और मदद से तैयार करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम चल रहा है, जो कि पूरे मेरे को सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इनकी एक एम्बिशन है कि एक पूरा ग्रीन वर्ल्ड बना दिया जाए और पूरे दुनिया में सिर्फ उनका राज हो और इनका ही शरिया का कानून चले। वो प्रयास उनका है, कितना वो सफल होंगे वो देखने की बात है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि हमें अपने लोगों को संभालने की जरूरत है। इसके लिए हरेक को रेडी होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है, अब जैसे जो लोग पकड़े गए हैं, क्या लोगों को नजर नहीं आया जो जैसलमेर में एक जो पकड़ा गया है कि वो पहले तो कुछ खाने पीने के लिए उसके पास था नहीं और अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया? आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जस्ट तरीके से, लेकिन इतना जबरदस्त चेंज है तो किसी को नोटिस तो होना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसके लिए जागरूकता, अवेयरनेस लोगों में आने की आवश्यकता है। और जब लोगों में वो अवेयरनेस आएगी, जब हम अपने बच्चों को स्कूल के लेवल से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, देश के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे, तब बदलाव आएगा। 1962 में कैसे बहुत फैक्ट्रीज में हड़तालें हो गई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, और उन्होंने यह कहा चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जब देश लड़ाई लड़ रहा होता है उस टाइम पे आप देश के लिए एक्स्ट्रा जील से काम करते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक्स करवा दी। उन्होंने कहा हम हैं भारतीय, लेकिन हमारा बॉस माओ त्से तुंग है। तो ये जब चीजें, जब तक ये निकलेंगी नहीं, और इसको निकालने का तरीका वही है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन एट द राइट लेवल। जब मदरसों में इसके विपरीत पढ़ाई, जो ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो क्यों नहीं वो राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की। मैं किसी के लिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं, देश के लिए क्या सही है इसकी बात कर रहा हूं। और ये जब ट्रेनिंग शुरू से दी जाएगी, तभी आप देखिएगा कि ये काम बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब तो FATF की इस रिपोर्ट ने एक तरह से पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो लोग जिन्होंने देश के अंदर बैठकर मदद की ई-कॉमर्स के जरिए एक्सप्लोसिव को भारत में लाने की, उनके भी होश उड़ गए होंगे सर, क्योंकि अब NIA इस मामले में जरूर अपनी तहकीकात को एक नए सिरे से करेगा। FATF की इस रिपोर्ट के बाद वो खामोश बैठने वाले नहीं है। तो बहुत सारे लोग रडार पर आएंगे सर, अब ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये जो यहाँ पर उनका इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग है, ये बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन चीजों को यहाँ पर इनको बल मिल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर उनको सहायता, उनको सपोर्ट मिल रहा है,
ये जो स्लीपर सेल्स का या जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा चेन है। और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है, ये बंगाल में है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में है। ये ज्योति मल्होत्रा कश्मीर में नहीं पकड़ी गई है, और वो जो व्यक्ति है जैसलमेर में पकड़ा गया है वो भी कश्मीर में नहीं पकड़ा गया है। तो ये पूरे देश में फैला हुआ है। एनआईए को बहुत जबरदस्त इससे आइडिया, तो उनको आइडिया पहले ही है, उनको मालूम है कि इसमें किसका हाथ है, कैसे हो रहा है, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है कि ये वहां से सारा पूरा का पूरा हाथ इसमें जो है वो पाकिस्तान का है, और किस प्रकार से पाकिस्तान के लोग यहां पर बैठे हुए उनके स्लीपर सेल्स और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से किस प्रकार से ये चीजें फैला रहे हैं भारतवर्ष में। और अब हमको इनके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत एक्यूरेटली इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पिन पॉइंट करना पड़ेगा और एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर, अब जो रिपोर्ट पुलवामा को लेकर आई है, इसको लेकर आपको लगता है कि कोई एक्शन, कोई उम्मीद की जा सकती है अमेरिका से? अमेरिका अपने 9/11 को तो भूल चुका है पूरी तरह से, ये भी भूल चुका है कि वो ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में छिपा हुआ था। तो अब आपको लगता है कि एफएटीएफ की इस रिपोर्ट का कोई फायदा भी है या नहीं? ये सब बस रिलीज हो गई, बस बात खत्म हो गई? देखिए, मैं आपको यही बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका जो है वो ये आज की तारीख में नहीं देख रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। गाजा में जो हो रहा है वो गलत, डबल स्टैंडर्ड्स, गाजा ठीक और यूक्रेन गलत, ईरान गलत, पाकिस्तान ठीक। भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी ने, नॉर्थ कोरिया ठीक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का जितना भी जो भी एक्शन है वो कैलकुलेटेड एक्शन है, और वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। और जो अपने अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उनको वो ध्यान में रखते हैं, उनके लिए बाकी किसी और चीज का कोई मतलब नहीं है। अभी जो ब्रिक्स के बाद ब्राजील से जो आवाज निकली है, अब उभर के आई है, जब उन्होंने बात की है कि टेरर पर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो वो डायरेक्ट इंटेंशन उनकी यही थी कि ये बात उस देश के पास पहुंचे जो टेरर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है, जो ये नहीं मान रहा कि पहलगाम में जो हुआ वो उसके पीछे कौन था, पुलवामा में जो हुआ उसके पीछे कौन था, 26/11 के पीछे कौन था, 9/11 के पीछे कौन था। जब वो ये तक नहीं समझना चाहते अंजू, तो आप उनको किस प्रकार से वो हमारी इस एफएटीएफ की रिपोर्ट को सही मानेंगे? अब जब एफएटीएफ ने जो मार्च में रिपोर्ट जिसके बारे में हमने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पैसा गलत तरीके से पहलगाम में अटैक करने में इस्तेमाल किया गया, तो उसके बावजूद उन्होंने एडिशनल फंड उनको रिलीज करवा दिए, क्योंकि वो रिलीज करवाने का मकसद कुछ और था। तो इसमें अमेरिका जैसे राष्ट्र से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन एक बात, उसी बात में चलते चलते बता देना चाहता हूं, अमेरिका भी इस बात को जानता है कि अगर उसको चीन को काउंटर करना है तो अमेरिका नीड्स इंडिया। ये बात मैं इन्हीं शब्दों में कई दफा कह चुका हूं कि इट इज अमेरिका हु नीड्स इंडिया मच मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका, फुल स्टॉप। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे पहले तो यही देखना होगा सर कि एफएटीएफ ने खुद ये रिपोर्ट दी है, उसके बाद एफएटीएफ कब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालता है, कम से कम ग्रे लिस्ट में तो तुरंत डाले। पहला काम तो एफएटीएफ को खुद करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट उनकी है। और उसके बाद सर पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, तो बहुत से लोग रडार पर आएंगे, बहुत से लोग इस पूरे मामले में फंसेंगे। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय में तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद अंजू, थैंक यू।